अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? तो भाई स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ उसका ताल्लुक़ है सेकंड ईयर फिजिक्स के अपकमिंग पेपर से, जो कि कल होगा इंशाल्लाह। तो कुछ काम की बातें आज के वीडियो के अंदर मैं करूँगा आप लोगों से रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स, रिगार्डिंग एमसीक्यूज़। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आप लोग। आप लोगों को बहुत हेल्प होगी इस वीडियो के हवाले से। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट अबाउट एमसीक्यूज़। बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर एमसीक्यूज़ किस तरीके से हमें सॉल्व करने और एमसीक्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। मैं चैप्टर वाइज थॉरोली आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले तो देखो बेटो, चैप्टर नंबर 1 है आपका। ये जो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें आप लोग जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को बता रहा हूँ, उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। एक तो आपने सब बच्चों ने गैस के लॉज के रिलेशन देखने हैं, जैसे बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है। लाइक के अगर आप बॉयज़ लॉ देखते हैं तो बॉयज़ लॉ के अंदर जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन बता रहे होते हैं, और चार्ल्स लॉ के अंदर जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बता रहे होते हैं। तो आप इनको देख लीजिएगा। इनके हवाले से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि बॉयल्स का जो लॉ है उसके अंदर ग्राफ कैसा बनता है, और जो चार्ल्स का लॉ है उसके अंदर ग्राफ कैसा बनता है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने जो है वो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है गैस की, देखो काइनेटिक एनर्जी का मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं गैसेस की, तो बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के और टी। ठीक है। अब बच्चों ये जो के और टी है, ये जो के है और 3/2 है, ये कांस्टेंट है। ठीक है। तो जब मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ आता है? टेम्परेचर के साथ। तो इस तरीके से आपको जो है वो ये रिलेशंस पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज में। उसके बाद जो है वो जो थर्मल जो आपके पास प्रोसेस है, लाइक के एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड आइसोथर्मल, इसमें आपसे एप्लीकेशन पूछी जा सकती है कि जो प्रेशर कुकर है, ये जो है वो कौन से जो एप्लीकेशन है उसकी एग्जाम्पल है। तो आप लोग जो है वो आइसोथर्मल की एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लीजिएगा, यानी कि जो आपके पास प्रोसेस कहलाते हैं, लाइक के थर्मोडायनामिक्स के जो प्रोसेस होते हैं, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। एंड में एक चीज़ की जो यूनिवर्स की इंट्रॉपी है, इंट्रॉपी वाले कॉन्सेप्ट को भी ज़रा देख लीजिएगा कि इंट्रॉपी को आप लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है वो एफिशिएंसी वाला एक फॉर्मूला आता है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस उसके बाद आता है Q2/Q1 एंड देन ओवरऑल मल्टीप्लाई होता है ये 100 से। सही है बच्चों। तो ये रिलेशन ज़रूर याद रखिएगा, जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? Q1 से। और एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली रिलेशन लगती है किससे? Q2 से। जितनी जो है वो सोर्स से हीट आएगी उतनी एफिशिएंसी बढ़ेगी इंजन की, और जितनी सिंक जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को देखना है, गैस के लॉस को देखना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि ये जो टेम्परेचर के रिलेशंस हैं ये भी, ठीक है, इनकी यूनिट्स को, टेम्परेचर का जो रिलेशन आता है और ये जो यूनिट्स होती हैं लाइक के केल्विन और सेल्सियस, इन यूनिट्स को ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2। बच्चों चैप्टर नंबर 2 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास आ सकता है। इसमें जैसे जो आपने कूलम्स का लॉ पढ़ा था, तो कूलम्स के लॉ के अंदर एक चीज़ आती है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद R स्क्वायर। सही है। इस रिलेशन को अगर आप लगाएंगे, मिसाल के तौर पर आपको कहा जाएगा कि एक आपको रेडियस गिवन होगा और एक फोर्स गिवन होगी। ठीक है। लाइक कंसीडर F1 इज इक्वल टू 1/R स्क्वायर एंड देन F2 इज इक्वल टू 1/R2 और उसका स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा कि इनका जो इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो अगर आपके पास कोई इस तरीके का एमसीक्यू है जिसमें 2 फोर्सेस हो और 2 रेडियस हो, तो इनके रेसिप्रोकल रिलेशंस बनाएंगे, यानी कि R2 स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय R1 और उसके ऊपर क्या कर देंगे आप? स्क्वायर। सही है। अभी मैं इसके मुताबिक आपको कुछ एमसीक्यूज हैं वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे जो है वो आप लोगों को सॉल्यूशन में आसानी हो जाएगी। उसके बाद बच्चों एक चीज़ और करेंगे आप, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है गॉसेस लॉ के, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। गॉसेस लॉ के इंटेंसिटी के रिलेशन, इसमें क्या आ सकता है?
ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जब आप बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, यानी कि ये जो परमिटिविटी है, ये बेस करती है किसके ऊपर, कि अगर मीडियम बढ़ाएंगे तो परमिटिविटी बढ़ेगी, और परमिटिविटी के बढ़ने से जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है। सही है, ये रिलेशन आपने देखना होगा। इसके बाद आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर गो थ्रू कर लीजिएगा कैपेसिटर्स के अंदर से जो इनके रिलेशन है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगे हुए तो किस तरीके से उनका सॉल्यूशन हो सकता है, सीरीज में क्या फॉर्मूला हो सकता है, इस तरीके से अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका क्या रिलेशन हो सकता है, और उनके अंदर चार्जेस कहाँ पे पैरेलल में चार्जेस जो है वो चेंज होते हैं, वोल्टेज सेम होता है। इस तरीके से जब हम सीरीज में लगाते हैं तो चार्जेस जो है वो सेम होते हैं लेकिन वोल्टेज क्या होता है, चेंज होता है। इसको ज़रूर आप लोग जो है वो गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो MCQs का चैप्टर नंबर 2 का है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा भाई, अब इसके बाद आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोगों के पास जो आपके पास MCQ आ सकते हैं, वो सबसे मेन कॉन्सेप्ट आपका है ओम्स लॉ। इससे आपके पास MCQ आ सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। ओम्स लॉ के बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये देख लीजिएगा। एक MCQ मैं आपको और बता देता हूँ कि वो कहाँ से आ सकता है, जो रेजिस्टेंस की आपके पास जो है वो डिपेंडेंसी आती है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ, मकसद ये कि जो लेंथ होती है कंडक्टर की वो, और जो एरिया होता है, एंड द थर्ड वन इज टेम्परेचर। तो ये रिलेशन ज़रूर देखिएगा कि जो टेम्परेचर है उसका सेमीकंडक्टर के साथ क्या रिलेशन है, और इंसुलेटर के साथ, सॉरी जो कंडक्टर है उसके साथ क्या रिलेशन है। अच्छा, उसके बाद जूल्स लॉ को आप लोग गो थ्रू करिएगा। जूल्स लॉ के अंदर आपको पता चल जाएगा कि MCQ में जूल्स लॉ से पूछा जा सकता है एनर्जी और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। इसके अलावा जो है वो अगर आप मिसाल के तौर पर एनर्जी देखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, तो वो किस में कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैलकुलेट होती है किलोवाट आवर में। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद बच्चों हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग MCQs। और चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली चीज़ के जो रिलेशंस हैं फील्ड्स के, उन रिलेशंस को देख लीजिएगा। रिलेशंस को देखने के बाद आपने जो है वो इंडक्टेंस को देखना है। इंडक्टेंस के बाद आपने जो है वो इंडक्टेंस के बाद आपने जो चीज़ देखनी है वो क्या होगा आपके पास, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। इसके बाद आपने जो इसमें देखना है वो ये है कि जो लेंस लॉ है, यानी कि लेंस लॉ को आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। लेंस लॉ की पॉइंट्स से आपका जो है वो ये चैप्टर नंबर 4 के MCQs निकल जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर बच्चों। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास अगर वो पूछेंगे तो वो वोल्ट मीटर और एम मीटर से ही बस MCQs आपके पास आएंगे, वोल्ट मीटर और एम मीटर से। इस टॉपिक को देख लीजिएगा कि अगर एम मीटर बनाना होता है गैल्वानोमीटर को तो हम किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट करते हैं, और अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना होता है तो हम किस तरीके से कन्वर्जन करते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आपके पास आता है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में आपने जो चीज़ों को गो थ्रू करना है, एक तो वो मॉड्यूलेशन वाला टॉपिक है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। मॉड्यूलेशन अभी मैं इसके बाद वाली एक वीडियो और बनाऊंगा, अभी उसमें मैं आप लोगों को जो है वो MCQs जो मैंने अभी प्रीलियम पेपर लिया उसके अंदर जो MCQs थे उनको सॉल्व करके उसके आंसर बताऊंगा, ताकि किस तरीके से आप MCQs का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सही है। मॉड्यूलेशन के बाद आप जो है वो रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ को देख सकते हैं, और जो आपके पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको आप देखेंगे। ट्रांजिस्टर कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, लाइक ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कर सकता है, एज अ स्विच यूज़ हो सकता है, रेक्टिफिकेशन कर सकता है। इसके अलावा जो है वो डायोड्स किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं, पी टाइप के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होती है, लाइक पी टाइप अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें
मेजॉरिटी कैरियर होल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो लेस अमाउंट होता है। इस तरीके से एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन माइनॉरिटी में जो है वो वहाँ पे होल्स होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों ने ये रिलेशंस देखना है। फिर आ जाए चैप्टर नंबर 7 पर, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 7 में आपने सबसे पहले तो कॉम्पटन इफेक्ट को थोड़ा देख लीजिएगा। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या देखना है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या नेचर पार्टिकल होता है या वेव पार्टिकल के ऊपर बेस करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है और जो है वो वर्क फंक्शन क्या होता है, इसको ज़रा गो थ्रू करेंगे आप लोग तो उससे आपका एक एमसीक्यू निकल जाएगा। इसके अलावा एक एमसीक्यू आने का चांस है पेयर प्रोडक्शन और एनिहिलेशन से, पेयर प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है उससे। सही है भाई बच्चों। फिर आ जाए चैप्टर नंबर 8 पर। जो चैप्टर नंबर 8 है आपके पास, उसके अंदर आप लोगों ने जो है वो बोहर्स वाला जो टॉपिक है ये जरूर देख लीजिएगा। बोहर्स वाले टॉपिक में सर क्या देखना है आपने, सीरीज को, कि लेमन सीरीज है तो अल्ट्रा वायलेट होगा, बामर सीरीज है तो विजिबल होगा और बाकी की रिमेनिंग इंफ्रारेड होती हैं। इसके अलावा जो है वो रिलेशंस क्या होते हैं, लाइक एनर्जी का रिलेशन किस किस के साथ बन सकता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी। एक रिलेशन हो सकता है एच सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ जो है वो इनवर्सली रिलेशन है। ऐसे आपने जो है वो ये देखना है। इसके अलावा आपने लेज़र वाला टॉपिक पढ़ लेना है। लेज़र में जो है वो लेज़र लाइट में क्या होता है कि जो पार्टिकल होता है यानी कि जो फोटॉन्स होते हैं वो हाईली इंटेंस होते हैं और वो जो है वो हाई इंटेंसिटी के साथ साथ क्या रखते हैं अपने अंदर कि वो मोनोक्रोमेटिक्स होते हैं। ये आपने गो थ्रू करना है ताकि आपका जो है वो लेज़र से भी अगर कोई एमसीक्यू आए तो वो आप सॉल्व आउट कर सकें। उसके बाद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में आना है। चैप्टर नंबर 9 में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रेडियो एक्टिव डीके, कि अगर किसी भी एलिमेंट से कोई रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, लाइक अल्फा निकल रहा है, तो अल्फा के निकलने से आपने लेक्चर में पढ़ा होगा कि एटॉमिक नंबर में डिक्रीजिंग होती है और एटॉमिक मास में भी डिक्रीजिंग होती है। एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है और एटॉमिक मास 4 डिक्रीज होता है। इसके अलावा जो है वो बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके पास आ सकता है कि जो एक्टिविटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा आपके पास एमसीक्यू में आ सकता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। इसके अलावा जो एनर्जीज है उनके हवाले से उनकी वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। जो यूनिफाइड मास होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ मास ऑफ प्रोटॉन यूनिफाइड तो 1.0078 जो है वो उसका मास है यूनिफाइड प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो 1.0086। तो ये आपने याद रखने हैं। इन रिलेशंस के साथ आपके पास जो है वो एमसीक्यूज आ सकते हैं। उसके अलावा बच्चों आपके पास चैप्टर नंबर 20 की बात आती है। चैप्टर नंबर 20, तो भाई बच्चों चैप्टर नंबर 20 जो आपके पास आता है इसमें आपके पास जो है वो 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक जीएम ट्यूब और एक विल्सन क्लाउड चैम्बर, डब्ल्यूसी चैम्बर। अच्छा, अब जीएम ट्यूब का जो आपके पास सवाल आएगा, यानी कि जो आपसे वो एमसीक्यू पूछते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन तो जाहिर सी बात है एमसीक्यू में इतने वैसे सवाल नहीं पूछते, तो वो पूछेंगे क्या, वो ये पूछेंगे कि ये जो जीएम ट्यूब है कितने जो आपके पास वोल्टेज है उसके ऊपर बेस करता है, विल्सन क्लाउड चैम्बर का प्रिंसिपल क्या है, इसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है। और इसी चैप्टर के अंदर जो है वो एक मेडिकल वाले एक वो है टॉपिक जिसके अंदर जो है वो लाइक के ट्यूमर को किससे हम मकसद ये है कि उसकी ट्यूमर के लिए क्या यूज़ होता है और कौन सा एलिमेंट जो है वो कौन सी बीमारी के लिए यूज़ होगा, ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, अब हमने सेक्शन ए के बाद बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन सी के हवाले से मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूँ कि जो मेरा टारगेट पेपर है, अगर आपने सिर्फ वो कर लिया तो आपका सेक्शन जो सी है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी में भी बच्चों को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो आ रही है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो भाई देखें, आखिरी दिन है, आखिरी दिन का मतलब कि अब हमें सॉर्ट आउट करनी है सारी चीज़ें। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 से आपने चैप्टर नंबर 1 से आप जो है वो थर्मल एक्सपेंशन वाले न्यूमेरिकल्स कर लो, थर्मल एक्सपेंशन वाले, और VRMS वाला एक न्यूमेरिकल आता है उसको देख लेना, और कार्नोट वाले न्यूमेरिकल्स कर लेना।
इनसे इंशाल्लाह एक न्यूमेरिकल आपका निकल जाएगा। उसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 से आप जो है वो गॉसिस लॉ के हवाले से जो न्यूमेरिकल हैं उनको देख लो। गॉसिस लॉ वाले 2 न्यूमेरिकल बुक के अंदर मौजूद हैं। एक थ्रेड वाला न्यूमेरिकल है जो कि गॉसिस लॉ का है, और एक जिसमें चार्जेस मालूम करने होते हैं। 2 सेम मास के जो जो 2 सेम मास के स्फीयर्स हैं वो अटैच करते हैं हम किससे, 2 सेम मास के स्फीयर्स को हम थ्रेड से अटैच करते हैं, और उसके बाद जो है वो हम अटैच करने के बाद उसका मास के थ्रू चार्ज कैलकुलेट करते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा गॉसिस लॉ के बाद आप जो है वो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, तो इंशाल्लाह इससे आपका चैप्टर का न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 का एक न्यूमेरिकल है जिसमें डेल्टा क्यू और ई, एक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिक हीटर वाला, वाटर हीटर वाला, वो उसका न्यूमेरिकल देख लेना। और ये जो रेजिस्टिविटी वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, इन न्यूमेरिकल से इंशाल्लाह आपका एक न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 का आ जाएगा। फिर बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 4 की। तो चैप्टर नंबर 4 से जहाँ तक मुझे लग रहा है इंशाल्लाह इंडक्टेंस से एक न्यूमेरिकल आ सकता है, इंडक्टेंस से, और एक आप ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल देख लेना बच्चों। इन दोनों से आपका एक न्यूमेरिकल इंशाल्लाह बन जाएगा। चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूलाए से हो रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 5, उसमें आप दोनों जो है वो शंट रेजिस्टेंस वाला भी और मल्टीप्लायर यानी कि वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों के न्यूमेरिकल कर लेना। इनमें कोई चॉइस ना लो, बेहतर है कि ये पूरा कर लो, इससे एक न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा और इसके न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं। चैप्टर 16 में न्यूमेरिकल नहीं है। चैप्टर नंबर 17 यानी चैप्टर नंबर 7 आपका जो है उसके न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 7 के देखो कॉम्पटन वाले न्यूमेरिकल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले न्यूमेरिकल को आप देख लेना, और वो जो न्यूमेरिकल जिसके अंदर यूज़ हो रहा है अनसर्टेनिटी, इन न्यूमेरिकल्स को अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपके न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 17 के निकल जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 के सारे न्यूमेरिकल्स एक ही फॉर्मूला से हो रहे हैं, आप चाहो तो सारे कर लेना। एक न्यूमेरिकल जो बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 और न्यूमेरिकल नंबर 4 है, 18.3 और 18.4, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना, जिसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 से मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 से आप जो है वो एक्टिविटी वाला जो न्यूमेरिकल है बुक के अंदर उसको देख लेना, एक्टिविटी डिक्रीजेस पर वीक वाला, और बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूमेरिकल देखोगे तो इंशाल्लाह इन न्यूमेरिकल से आपका जो है वो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है बेटा। सेक्शन सी की अगर बात करें तो मैं आपको ऐसे ही थॉरली बता दूं कि सेक्शन सी के अंदर जो आपके पास सवाल आएगा, प्रेशर डेंसिटी रिलेशन देख लो और थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन इन चैप्टर से, पहले चैप्टर से। दूसरे चैप्टर से आप गॉसिस लॉ देखो, इंशाल्लाह गॉसिस लॉ आएगा। चैप्टर 3 को आप शॉर्ट के लिए रखेंगे। चैप्टर नंबर 4 से चार्ज टू मास रेशो है, इसके अलावा जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है जिसमें सोलेनॉइड टॉरॉइड है और एसी जनरेटर। चैप्टर नंबर 15 के 2 ही क्वेश्चंस हैं, गैल्वानोमीटर और व्हीटस्टोन ब्रिज, इनको देख लेना। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कभी लॉन्ग में आ जाता है, कभी शॉर्ट में आ जाता है। 16 के कोई चांस नहीं है लॉन्ग में आने के। 16 के क्वेश्चंस जो है वो कभी लॉन्ग में आ जाते हैं, कभी शॉर्ट में। 17 से आपके पास जो है वो 2 टॉपिक्स हैं जिनमें से कोई एक इंशाल्लाह लॉन्ग में आएगा, जो आपके पास कॉम्पटन वाला है वो, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला है वो। उसके बाद 18 का एक ही टॉपिक है बॉर्स वाला, ये कंप्लीट देख लेना, ये आएगा। और 20 से गीगर मुलर काउंटर देख लेना और विल्सन क्लाउड दोनों देख लेना। इनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो या तो लॉन्ग में आ जाएगा या शॉर्ट में आ जाएगा, ठीक है बेटा। सब अपना अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छी तैयारी कीजिएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी हवाले से कोई कंफ्यूजन हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।